जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ट्राई करना कि इस 9 दिन में एक बार आप मंदिर जो है वो चले जाएं, माता जी के जो है वो दर्शन कर लें। पूरे 9 के 9 दिन जो जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है यार, जाना चाहिए, है ना। और नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट घर में जो है वो थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। प्रेयर्स जो है वो हमें एक प्रकार की शक्तियां देती हैं। एनीवेज, तो आज है 22 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैचेस की इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर से देता हूं, बट उससे पहले जो मोस्ट काम की चीज है जिसके लिए आप ये लेक्चर जो है वो मेरा सुन रहे हैं, वो है आज के टॉपिक्स। आज कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो ये टॉपिक्स हैं। पहले एक एक करके मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं, फिर हम लोग जो है वो डिटेल में हर एक टॉपिक को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो सारनाथ, सारनाथ नाम सुनते सही थी आपके दिमाग में जो है वो क्या चीज आती है? भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध ने यहां अपना पहला क्या दिया था? सरमन दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, है ना। अब ये जगह जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन के लिए प्रपोज की है। तो सारनाथ से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो इंपॉर्टेंट तो है ही, अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया ये वाला टॉपिक, है ना। और ये साइट अशोक के लायन कैपिटल, धार्मिक स्तूप और मोनेस्टिक रूइंस के लिए भी फेमस है। यानी कि काफी सारी यहां पर मोनेस्ट्रीज जो है वो खंडर स्थिति में हम लोग को देखने को मिलती है, इसलिए ये जगह जो है वो काफी फेमस है। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 100% गारंटीड इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100%। नेक्स्ट, अब नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं? घूमने वाली जो जनजातियां, ट्राइबल ग्रुप जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट जो है वो नहीं होता, राइट, नोमैडिक ट्राइब्स, इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए एक आर्टिकल है। नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग बताऊं कितना है? ये सब ट्राइबल ग्रुप 10%। ये सब ट्राइबल ग्रुप इंडिया की पॉपुलेशन का 10% हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ये ग्रुप जो है ये अभी भी सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर, है ना, यानी कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, यानी कि इकोनॉमिक तौर पर, और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हालांकि ट्राइबल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग रहते हैं, बट मेन जो सोशियो इकोनॉमिक इशू सबसे ज्यादा वो फेस करते हैं, इवन पॉलिटिकल इशू, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से इनका कोई रिलेशन होता नहीं है। तो आज भी ये इन सब एरियाज में जो है वो पिछड़े हैं काफी ज्यादा, राइट। 2019 में बनाए गए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड्स ने अब परमानेंट कमीशन स्टेटस की डिमांड की है, ताकि SEED स्कीम और वेलफेयर इनिशिएटिव इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो। तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है गाइस। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, क्योंकि इस कम्युनिटी से रिलेटेड भी अक्सर प्रीलिम्स, मेंस में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, अब देखो हिमालय के अंदर फ्लड की स्थिति तो बहुत बुरी है, आप जान ही रहे हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ने स्थिति जो है वो कितनी बर्बाद जो है वो कर रखी है। 2025 के मॉनसून में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यहां पर बहुत बुरी स्थिति हुई है, बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई है, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं। बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ्लैश फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड्स हुआ। इन्होंने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की वीकनेस दिखा दिया ये सब घटनाओं ने, कि हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है स्थिति को संभालने के लिए। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड फोरकास्टिंग, GIS मैपिंग, ड्रोन्स और कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस ही लॉन्ग टर्म रेजिलियंस का सॉल्यूशन है, कि आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग करें, और जिससे कि जो है वो आप आगे जो है वो इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जो आने वाले समय में और बदतर होने वाली है। तो ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो इसी से मिलता जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ये वाला टॉपिक, हालांकि सुनने वाला टॉपिक होगा मेनली। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी है, आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर ऐसे डैम्स हैं जो कि सालों पुराने, भाई क्या आपको पता है कि 1000 से ज्यादा डैम्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं।
और 224 डैम्स, एग्जैक्टली आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 224 डैम्स ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। सोचिए आप, 1000 से ज्यादा डैम 50 साल से ज्यादा पुराने और 224 डैम 100 साल से ज्यादा पुराने। आउटडेटेड डिजाइन है। अर्थक्वेक का रिस्क में, सेस्मिक का रिस्क इसमें सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 और ड्रिप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनको मॉडर्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी मरम्मत करना जरूरी है, नहीं तो एक बड़ा हादसा जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट एक आर्टिकल सामने आया है, इंडिया अब जियो थर्मल एनर्जी में एग्रेसिवली एंट्री कर रहा है। क्या मुझे आप बता सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी के एग्जाम्पल, मतलब कहां कहां पर हमारी कंट्री के अंदर जियो थर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है, राइट, भूतापीय ऊर्जा का। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र में पोटेंशियल है। ये क्लीन, रिन्यूएबल और बेस लोड पावर प्रोवाइड करेगा, जो सोलार या विंड के इंटरमिटेंट नेचर को बैलेंस करेगा, क्योंकि हमेशा सोलार और विंड जो है वो कंटिन्यू तो रहेंगे नहीं, बट ये जियो थर्मल जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, तो उसको जो है वो बैलेंस करने का काम करेगा, उसके गैप को, सोलार और विंड एनर्जी के। और ये इंडिया की नेट जीरो 2070 के टारगेट के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। लद्दाख में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो फ्यूचर में कार्बन न्यूट्रल हिमालयस के मॉडल बनने की क्षमता जो है वो रख रहा है। तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं 5 के 5, जिनको एक एक करके बड़े ही डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रॉपर तैयारी करनी है यूपीपीसीएस की, बीपीएससी की, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तो बिना समय वेस्ट किए तुरंत इस नंबर पर कांटेक्ट करो। और ये भी बताना कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मेरे फॉलो करते हो, जिससे कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आज से अपनी तैयारी बिल्कुल मन लगा के शुरू कर दो, माता जी का नाम लो और आज से शुरू हो जाओ भैया, है ना। और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। अब देखना पार्ट पेमेंट का ऑप्शन है, अगर आपको पेमेंट वगैरह की उसमें भी दिक्कत है तो भी शायद पार्ट पेमेंट का ऑप्शन शायद मिल सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। इस नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट कर लेना, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपके लिए वो प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि पैसों के कारण जो है वो, स्पेशली ज्ञान सर का, कि पैसों के कारण जो है वो स्टूडेंट्स को परेशान ना होना पड़े, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस में बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, सारनाथ। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, 100%। वाराणसी के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, वहीं जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन धर्मचक्र परिवर्तन सूत 528 बीसीई में दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो भैया, ये पॉइंट जो है वो आप लिखिए, जो यहां पर लिखा हुआ है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था 528 बीसीई में, और यहां पर बुद्धिस्ट संघ यानी कि कम्युनिटी का फाउंडेशन हुआ, यहीं से बुद्धिस्ट संघ की स्थापना हुई। रिसेंटली इंडिया ने सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025-26 साइकिल के लिए नॉमिनेट किया है। अगर अप्रूव हो गया तो सारनाथ की 27 साल की टेंटेटिव वेट लिस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसके नॉमिनेशन में इसको रखा हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक नई पट्टिका जो है वो यहां पर प्लेस जो है वो करेगी, प्लेग जो है वो पेस्ट करेगी, जहां पर वहां के लोकल जो शासक हैं बाबू जगत सिंह, जो सारनाथ के आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना, बाबू जगत सिंह ये किससे एसोसिएटेड अभी रिसेंटली न्यूज में आए थे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। सारनाथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बुद्धिस्ट की किताबें जो हैं उसमें जो है वो इसको मृगदेव और ऋषिपतन कहा गया है।
ठीक है, तो ये फैक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो करंट अफेयर्स में मिली है, जो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अशोक, चंड अशोक जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने यहां लायन कैपिटल पिलर बनवाया था जो आज इंडिया के नेशनल एम्बलम है, ऑब्वियसली, राइट। धार्मिक स्तूप और मोनेस्ट्रीज भी अशोक ने ही कंस्ट्रक्ट करवाई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अशोक का टाइम पीरियड, सारनाथ जो है एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर के तौर पर उभर कर आया अशोक के टाइम पीरियड में। लायन कैपिटल पिलर है यहां पर जो आज की डेट में हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। इसने यहां पर स्तूप और मोनेस्ट्रीज भी बनवाई। ये स्तूप का नाम लिखिएगा, धार्मिक स्तूप, बुद्ध के सरमन से एसोसिएटेड है ये स्तूप। ठीक है, ये फैक्ट भी आता है कौन सा स्तूप जो है वो बुद्ध के किसी इवेंट से जुड़ा हुआ है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कुषाण और गुप्त शासक ने मोनेस्ट्रीज को और बड़ा किया और सारनाथ को एक मोनेस्टिक हब बनाया। बट आगे चल के ये देखने को मिला कि 12वीं सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 में आया और उसके बाद मोनेस्ट्रीज और टेंपल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए और जो साधु संत थे यहां पर उन्होंने ये जगह छोड़ दी और लगभग 700 साल तक सारनाथ जो है वो खंडर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सात सेंचुरीज में सारनाथ जो है वो खंडर में कन्वर्ट हो गया, ये भी बताया गया है। ठीक है, कुषाण 1st से लेकर 4th सेंचुरी, गुप्त डायनेस्टी 3rd से लेकर 6th सेंचुरी, यहां पर इनके काल में, कुषाण और गुप्त के काल में ये क्षेत्र ने काफी तरक्की करी। बट आगे चल के हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि जैसे कि इसकी बात करें कुतुब उद्दीन ऐबक की, लिख लो 1193 में यह आता है और इसके बाद से यहां पर मंदिर और ये मूर्तियां वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई और फिर आगे चल के हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि यहां से संत जो है वो चले गए और ये खंडर स्थिति में जो है वो हो गया। तो ये फैक्ट आप थोड़े से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, 1787 1788 बाबू जगत सिंह के वर्कर्स ने खुदाई के दौरान जो है वो इसके अवशेष प्राप्त किए थे, ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बनारस के ये दीवान, बनारस के जो शासक थे उसके दीवान थे बाबू जगत सिंह, इन्होंने कुछ अवशेष जो है वो ढूंढवाए, है ना, जहां पर बुद्ध के इमेजेस थे, है ना, वेदिकाएं थी, लिखी हुई कुछ चीजें, पट्टिकाएं, है ना, और भी काफी सारी चीजें थी, रेलिक्री, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, मतलब कि धातु पात्र, ये सब, तो ये सब खुदाई में जो है वो मिले गंगाज में। ठीक है, तो बाबू जगत सिंह का बस नाम बस ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, मेन तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम जो फाउंडर है भैया एएसआई के, वेरी इंपॉर्टेंट, 1835 1836 इन्होंने इस साइट को सिस्टमैटिकली खुदवाया और बुद्ध के पहले सरमन के साइट के रूप में इसको कंफर्म कर दिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी इस खुदाई में इन्वॉल्व थे। उससे पहले 1799 में जोनाथन डंकन, इन्होंने बेसिकली, मतलब ये भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिले थे। इन खोजों की इन्होंने भी पुष्टि जो है वो करी थी, जिससे ब्रिटिश विद्वानों में और रुचि जो है वो उत्पन्न हुई थी। तो ये इनका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। फिर आगे चल के 1904-1905 का पीरियड आता है। फ्रेडरिच ओर्टेल के साइंटिफिक एक्सकेवेशन से 476 आर्टिफैक्ट्स और 41 इंस्क्रिप्शन मिले। तो इसमें एक और आर्कियोलॉजिस्ट शामिल हो गए, फ्रेडरिच। ठीक है, तो ये सब लोगों के नाम बस थोड़े से याद रखने होते हैं, कभी कभी स्टेट पीएससी और इवन यूपीएससी भी पूछ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सारनाथ की आज की डेट की बात करें तो धार्मिक स्तूप यहां का बड़ा फेमस है, सिलेंड्रिकल स्टोन का स्तूप है, इसकी फोटो जो है वो देखिएगा आज। अशोक का पिलर और लायन कैपिटल, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग, इंडिया का नेशनल एम्बलम। फिर यहां पर काफी सारी मोनेस्ट्रीज ऐसी आपको दिखाई देंगी, ऐसे मठ आपको दिखाई देंगे जो टूटी अवस्था में है, राइट। बुद्धिस्ट विहार के बेसिकली रिमेन्स हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स भी हैं। यहां पर सीटेड बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा प्रिजर्व्ड है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, बैठे हुए बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, इसको भी फोटो देखना आज की धर्म चक्र मुद्रा जो है वो कैसी होती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। और आपको बता दें
कि वन ऑफ द 4 होलीएस्ट बुद्ध पिलग्रिमेज साइट जो है उनमें से एक है ये। इसके अलावा लुम्बिनी, बोध गया, खुशीनगर। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लुम्बिनी, बोध गया और खुशीनगर किस किस चीज के लिए फेमस है? 2024-25 में 8.43 लाख विजिटर्स यहां पर आए थे। इसका कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काफी क्लियर है इस चीज को देखते हुए कि यहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यूनेस्को टैग से रिलीजियस टूरिज्म प्लस कल्चरल डिप्लोमेसी मजबूत होगी। और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नई प्लेग इंस्टॉल करेगा जो बाबू जगत सिंह को क्रेडिट देगा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जगह मतलब लोकल कंट्रीब्यूशन को सम्मान दिया जा रहा है। तो बाबू जगत सिंह बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएंगे इनके बारे में, क्योंकि अब हम ब्रिटिशर्स को सम्मान तो दे ही रहे हैं, बट उसके अलावा अब हम लोकलाइट जो थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे देश की हिस्ट्री में, तो उनको भी सम्मान जो है वो दिया जा रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जिससे रिलेटेड मेंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारनाथ की कहानी हमें एक बड़ा लेसन देती है कि हेरिटेज को प्रिजर्व करना सिर्फ पास्ट को सेलिब्रेट करना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक आइडेंटिटी और सॉफ्ट पावर क्रिएट करना है। तो बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी वल्नरेबल कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे जो इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 10% यानी 13 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी भी ये पिछड़े हैं और इनको इग्नोर किया जाता है। ये है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। अब सुनो, रिसेंटली डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड्स फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनके मेंबर्स ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर डिमांड की है कि इसे परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाए ताकि इसका काम और प्रभावी हो। मतलब देखो, कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक जो है वो डिपार्टमेंट बना है ना। ये डिपार्टमेंट किसके लिए काम करता है? डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, है ना, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, है ना, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना, और नोमैडिक ट्राइब्स, इनके लिए जो है ये एक आप समझ लो कि एक डिपार्टमेंट काम करता है। अब ये डिपार्टमेंट के साथ जो कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है ना, मतलब ये डिपार्टमेंट जब काम कर रहा है तो कई बार इसको उतना आप कह सकते हैं सीरियस नहीं लिया जाता इसके कामकाज को। तो अब ये डिपार्टमेंट के मेंबर्स बोल रहे हैं कि भैया देखो, हमें इन ट्राइबल ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए अच्छा काम करना है, तो कृपया करके हमें जो है वो आप परमानेंट कमीशन के तौर पर जो है वो घोषित करो, राइट। हमें जो है वो एक लीगल कानूनी बैकिंग दो और स्टाफ दो, थोड़ी फाइनेंशियल पावर दो, हमारे लिए भी बजट बनाओ, जिससे कि हम ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके कल्याण के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। तो चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि क्या होता है भैया डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनके बीच में जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। अब सुनो मेरी बात। कॉलोनियल रूलर्स ने, जब ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर इन्हें बॉर्न क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया था। 1952 में इसे रद्द करके इनको डीनोटिफाइड स्टेटस दिया। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी है? वो पर्टिकुलर सभी ट्राइबल ग्रुप जिसको ब्रिटिशर्स ने बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत। तो ये फैक्ट आप बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसको ब्रिटिशर्स जो है बोलते थे कि ये लोग बॉर्न क्रिमिनल हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये सभी ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह पर आकर सेटल हो जाएं, जिससे ब्रिटिशर्स इनके ऊपर शोषण कर सकें, इनको कंट्रोल कर सकें, इनको एक्सप्लॉइट कर सकें, इनसे टैक्स वसूल कर सकें। बट ये ट्राइबल ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, राइट। अब ये पकड़ाई में नहीं आ रहे थे, ये सेटल नहीं हो रहे थे, तो इनको बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो बॉर्न क्रिमिनल है। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने बोला नहीं भाई, ये तो हमारे ट्राइबल ग्रुप के कल्चर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं, अरे यार अच्छा वर्ड है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यस, सुना है आपने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में कि ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने बोला नहीं भाई, ये हमारे इनके कल्चर का हिस्सा है, तो इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसलिए जो भी
बॉर्न क्रिमिनल्स की कैटेगरी में थे। क्राइम ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत उसको हटाकर हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनको घोषित कर दिया। क्लियर हुई यहां तक बातें? अब दूसरा नोमैडिक ट्राइब्स, तो ये कम्युनिटीज आजीविका के लिए माइग्रेट करती थी, जैसे कि सॉल्ट ट्रेड करना, एनिमल रियर करना, है ना, या फिर कहीं पर कोई परफॉर्मेंस करना, है ना। बंजारे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये तो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर सेटल नहीं रहते, तो उनको हमने बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तीसरा सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, तो ये शॉर्ट टर्म और सीजनल माइग्रेशन फॉलो करते हैं, राइट। जैसे कि अगर पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, ज्यादा ठंड आ गई तो नीचे की तरफ जो है वो चले गए, राइट, या थोड़े थोड़े समय के लिए सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको तीनों में क्या कॉमन नजर आया? तो तीनों में कॉमन यही है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब एक जगह पर परमानेंटली सेटल नहीं है, जो ब्रिटिशर चाहते थे इनको सेटल करना, और ये सेटल नहीं हो रहे थे, इसलिए इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक को जो है वो समझना आपको जरूरी है कि क्यों किसी पर्टिकुलर ट्राइब को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल घोषित किया। अपने आप से बार बार क्वेश्चंस पूछो, जितने डाउट होंगे उतना अच्छा रहेगा, समझे। बंजारा, नत, संसी, ऐसे ग्रुप्स की इस कैटेगरी में जो है वो आते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री जो है वो आपको बताऊंगा। 1871 से लेकर 1947 के बीच, 1871 से लेकर 1947 के बीच लगभग 200 कम्युनिटीज को क्रिमिनल टैग मिला था, समझे आप। ब्रिटिशर्स ने दिया था, क्यों दिया था आपको समझ में आ ही गया। अब इस कमीशन का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2008 में रेनकी कमीशन आती है, उन्होंने उनका एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन हाईलाइट किया। रेनकी कमीशन लिख लो, 2008 का रेनकी कमीशन। इन्होंने बोला कि अरे भाई यार, ये जो डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये तो बहुत बुरी स्थिति में है, इनका कल्याण करवाना पड़ेगा, वेलफेयर करवाना पड़ेगा। तो रेनकी कमीशन ने यह चीज हाईलाइट कर दी। 2017 में इडेट कमीशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इडेट कमीशन लिख लो, या इदाते। 1200 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 269 SC ST OBC में क्लासिफाइड नहीं थे। इनने बोला भैया 1200 ऐसे हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ये तो बेचारे बड़े, इनको किसी भी कैटेगरी में ना होने का मतलब इनको तो बड़ा नुकसान होगा। तो इनके वेलफेयर के लिए फिर काम करना शुरू हुआ, है ना। तो ये चीज है। और आज की पोजीशन की बात करें तो लगभग 150 डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स और 500 नोमैडिक ट्राइब्स इंडिया में अलग अलग स्थान में हैं। SC ST OBC के बेनिफिट इन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ये लिख लेना, सीड स्कीम, SEED, सीड, फुल फॉर्म लिखो इसका, सीड स्कीम का। S मतलब स्कीम, E मतलब इकोनॉमिक्स, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, EE मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब D है तो ऑफ DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डी का मतलब DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो ऐसी स्कीम जिसके थ्रू आर्थिक तौर पे सशक्तिकरण किया जाए, किसका? डी नोटिफाइड ट्राइब्स का। तो इसके लिए सीड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। ये भी इफेक्टिव नहीं हुई, डेटा की भी कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। 2019 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड, ये जो है ना, जो आज की डेट में डिमांड कर रहा है कि इसको परमानेंट स्टेटस जो है वो दे दो भैया, तो ये जो है वो बना था कब? 2019 में, लिख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है और ये इदाते कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर था, ये भी लिखेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है किस कमीशन के आधार पर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड कम्युनिटीज स्टैब्लिश किया गया, वो इदाते कमीशन के आधार पर किया गया। अब इसका मेन काम जो है वो क्या था? ये मिनिस्ट्री तो जरूर ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मेन काम जो है वो उसका क्या था? बस कुछ नहीं था, इसका मेन काम ये होता था बस ये एडवाइस करना, स्कीम्स मॉनिटर करना, जो स्कीम्स आई है सही है कि नहीं, है ना, कम्युनिटीज की जो प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट करना, बस। अब ये चाह रहे हैं कि इसका काम और बढ़े, ये और बेहतर तरीके से काम करें और इनके काम को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। मुद्दा यही है कि सिर्फ 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, 3 पोस्ट इसके अंदर जो है वो खाली रहती हैं। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की कमी है, सीड स्कीम्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, राइट। तो यही सब प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है।
इसके चेयरपर्सन थोड़े से ध्यान में रखना आप, राइट। एक IAS ऑफिसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 3 पोजीशन खाली है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूसरे ऑफिशियल्स भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट स्टाफ जो है वो पर्याप्त नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, डिप्टी सेक्रेटरीज वगैरह नहीं है ना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। इसके रोल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, स्कीम को इंप्लीमेंट करवाना, पॉलिसीज में एडवाइस देना, कि कम्युनिटी की कोई शिकायत है तो वो सामने रखना, डेटा और रिसर्च को देखते रहना, बनाते रहना, है ना, कोऑर्डिनेशन रखना सरकार के साथ। अब ये चाह रहे हैं कि इनको और पावर जो है वो चाहिए, जिससे कि और बेहतर तरीके से डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये इशू यही है कि इनके पास कोई भी लीगल बैकिंग जो है वो नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें, ये थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखने वाली चीज। तो चैलेंजेस यही है, स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो नहीं है इनके पास, है ना। तो ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है SC ST OBC कैटेगरी के साथ ओवरलैप भी जो है वो कर दिया जाता है ना, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं है ना कम्युनिटीज के, जैसे कि कम्युनिटीज को, यानी ये सब जो कम्युनिटीज हैं, DNT, नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ना, तो ये सब जो कम्युनिटीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है कि इनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, तो भाई कोई सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना, वो सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं। तो ये सब चुनौतियां आज की डेट में जो है फेस की जाती है, और जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो डिमांड कर रहे हैं वो सही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है वो क्या रहेगा कि ये जो भी जो डिपार्टमेंट जो काम करेगा उसको सीरियसली लिया जाएगा, उसके पास फंडिंग होगी, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा स्कीम का। क्योंकि मामूली बात नहीं है भाई, हमारी कंट्री के अंदर 10 करोड़ लोग जो डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स, नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की कैटेगरी में है, जिनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो बैकवर्ड है, तो उनको सपोर्ट करना हमारे लिए जरूरी है ना यार। यस, 13 करोड़ के आसपास था ना मेरे ख्याल से, 13 करोड़, 10%, 13 करोड़ के आसपास। तो ये है इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीजें अच्छे से जो है समझ में आई होंगी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। 2025 के मॉनसून ने एक बार फिर से हिमालयन स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर दिया है, राइट। तो ये सुनने वाला टॉपिक है मेनली। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यहां पर बहुत खतरनाक बाढ़ आई। 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को आज की डेट में जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इंसिडेंट हमें एक रिमाइंडर देता है कि हिमालय जो कितना, मतलब आप कह सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो कितना कमजोर होता जा रहा है, वल्नरेबल होता जा रहा है, और उसके कारण से डिजास्टर्स, आपदाएं जो है वो लगातार हम लोग को देखने को मिल रही कि बढ़ती जा रही हैं। यस, तो ये चीजें हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि भाई और तेजी से इनोवेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। एक्सपर्ट्स ने चिंता जो है वो व्यक्त करी है कि ग्रेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में, क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि आज की डेट में देखो, क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हो रहा है उसको हम शॉर्ट टर्म में रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने इतना बर्बाद कर दिया है कि वो इरिवर्सिबल हो चुका है, कि इतनी स्थिति खराब कर दी कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी भैया। तो बस चिंता यही है कि इस पर और तेजी से जो है वो काम करें। हिमालय अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, स्लोप इंस्टेबिलिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग को लगातार लैंडस्लाइड के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये रीजन जो है वो काफी कमजोर हम लोग को देखने को मिल रहा है और हो गया है। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स, क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के इवेंट देखने को मिल रहे हैं। गहरी ढलानें होती हैं, माउंटेन्स की खड़ी चढ़ाई होती है ना, कड़ी चढ़ाई, खड़ी डाल, और हैवी रेनफॉल की वजह से ये इश्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोड आप चौड़ी कर रहे हो, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हो, टनल्स बना रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, टूरिज्म जो है वो अनचेक्ड है ना, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की लिमिट से ज्यादा लोग वहां पर जो है वो बसे हुए हैं। अनप्लैंड हम लोग को वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है,
कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिस्क में है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है वो की नहीं गई है। एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, अनप्रेडिक्टेड मॉनसून हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो दीज आर द इश्यूज जो आज की डेट में हिमालय के अंदर नजर आ रहे हैं। 2023 में आप देखो सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, जिसको हमने पढ़ा भी था, जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है वो बर्बाद कर दिया। तो ये चीजें हैं। एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मल्टी लेवल डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम तो है हमारे पास, बट वो सिस्टम भी कितने हद तक ही काम कर पाएगा भाई, क्योंकि स्थिति बहुत खराब होती जा रही। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। यही आज की डेट में एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स कह रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, इन्होंने ब्रिजेस, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स डिप्लॉय किए। उत्तराखंड में एक डिप्यूटी कमिश्नर ने 36 घंटे चलकर, वॉक करके रिलीफ इंश्योर किया। सोचिए आप, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। ड्रोन, सैटेलाइट, डॉपलर रडार, वन वेब कम्युनिकेशन लिंक्स, आईएमडी का नाउकास्टिंग सिस्टम अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है। एनडीएमए ने आईएमडी, सीडब्ल्यूसी और डैम अथॉरिटीज के साथ वाटर रिलीज रेगुलेट जो है वो किया। लोकल वॉलंटियर्स, एनजीओ और पंचायत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करते हैं। तो इतनी सारी चीजें तो आज की डेट में जो है वो चल रही है, बट जो गड़बड़ियां जो बढ़ती जा रही है उसके लिए और हैवी टेक्नोलॉजी और फोर्स और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेहतर पॉलिसी और प्लानिंग की आवश्यकता। प्रॉब्लम यही है कि फोरकास्टिंग जो है वो वीक है, जो प्रेडिक्शन जो होता है वो काफी वीक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आप स्लोप पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का भार जो है बढ़ाते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि वो जितना भी कंस्ट्रक्शन आपने किया वो बह जाएगा, और हो यही तो रहा है। लोग एसएमएस अलर्ट्स और इवैक्यूएशन ड्रिल्स इग्नोर कर देते हैं। भाई पब्लिक के पास एसएमएस आ रहा है, राइट, कि भैया घर से बाहर मत निकलो, है डिजास्टर की स्थिति जो है वो हो सकती है, बट फिर भी लोग बिना उसको एसएमएस को पढ़े, इग्नोर किए बाहर निकल जा रहे हैं। तो पब्लिक के बीच में भी अभी अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। स्टेट डिजास्टर अथॉरिटीज में मैन पावर और फंडिंग की शॉर्टेज है, कि भाई आपने इंस्टीट्यूशन तो बना लिया कि भाई आपदा से निपटने के लिए, बट उसमें कोई है ही नहीं, उसमें कोई ट्रेन्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि उसमें ना पैसा है ना स्टाफ है। रिहैबिलिटेशन का इशू है। भाई किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल किसी स्लोपी एरिया है, ढाल वाला एरिया है, वहां पर कंस्ट्रक्शन है। अब आपने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो सही नहीं है इसी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो यहां से लोगों को हटाना है तो उनको प्रॉपर जगह भी तो देनी पड़ेगी ना। ये रिहैबिलिटेशन का प्रॉपर जो है वो है ही नहीं। देखो ये इशू, तो ये चीजें हैं। टेक्नोलॉजी का रोल, हजार्ड मैपिंग और लैंड यूज प्लानिंग के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्लैश फ्लड्स, डेब्रिस फ्लो प्रेडिक्ट करने के लिए रेनफॉल डेटा का एनालिसिस एआई बेहतर तरीके से कर सकता है। ग्लेशियर लेक, सॉइल सैचुरेशन, स्लोप ग्रेडियंट्स, इनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए यस एआई की मदद, मशीन लर्निंग की मदद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद हम ले सकते हैं। ड्रोन्स सिर्फ रिलीफ नहीं देता, प्रेडिक्टिव सर्विलांस के लिए भी यूज होता है। ड्रोन जा जाकर जो है वो चेक करता रहता है कि भाई स्थिति जो है वो क्या है। डिजिटल कम्युनिकेशन, एसएमएस के थ्रू, साइरेंस के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा हम लोग। टेक्नोलॉजी है बट वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो पा रही, तो उसको और इफेक्टिव बनाना है। ये लिख लो, आपदा मित्र प्रोग्राम। ट्रेन्ड वॉलंटियर जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। आपदा मित्र प्रोग्राम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली बैन करो, तब स्थिति सही होगी। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करो, जिससे कि कहां कमियां हो रही है, कहां चूक हो रही है, वो पता तो लगाई जा सके। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान्स तैयार करो। ऐसे प्लान जो है वो होने चाहिए जो उस इकोलॉजी, उस परिस्थिति की तंत्र के अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर हो। समझे? तो हम लोग को आज की डेट में हजार्ड मैपिंग को अर्बन प्लानिंग और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करना होगा। प्रिवेंटिव प्लानिंग के ऊपर फोकस करना हमारे लिए जरूरी है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, एआई मॉडल्स, ब्लॉकचेन इनेबल्ड रिलीफ ट्रैकिंग, इन सब पर काम करें, यानी कि आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर हम लोग काम करें। बायो इंजीनियर्ड रिटेनिंग वॉल्स, यानी कि ऐसी दीवारें जो है वो तैयार करें, राइट, जो
मलबे को जो है वो रोक सके और फिर उसको धीरे धीरे करके वहां से जो है वो हटाएं, जिससे कि भार जो है वो ना पड़े स्लोपी एरियाज पर या किसी बैरियर्स पर। तभी तो फ्लैश फ्लड के इवेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रेनिंग्स प्रॉपर प्रोवाइड कराएं, राइट। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पब्लिक को जो है वो एंगेज करें, उनके बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करें, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर लें वोटिंग देते समय या टैक्स भरते समय। वहां पर लोग जो रह रहे हैं ऐसे वल्नरेबल एरिया में, तो अगर वो वोट डाल रहे हैं तो वो ये इंश्योर करें कि जिसको वोट दे रहे हैं वो इस डिजास्टर में के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, या उन्हें किया है कि नहीं किया अभी तक। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी अगर आपदा आएगी तो जिंदगी से हाथ धो बैठना पड़ेगा। यस, तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हिमालयन फ्लड डिजास्टर एक रिमाइंडर है गाइस आज की डेट में नेचुरल फ्रेजिलिटी का, कि नेचुरली चीजें कितनी कमजोर होती जा रही हैं। जैसे हिमालय हमारे ह्यूमन नेग्लिजेंस का हम लोगों ने इग्नोर किया और वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवा दिए, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस करवाए, प्लस साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का तो है ही है। तो ये ट्रिपल थ्रेट है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ रिलीफ ऑपरेशंस नहीं होते, बल्कि ऐसा पॉलिसी बनाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कि सस्टेनेबल हो, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब ये डैम से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी सुनने वाला मेनली टॉपिक है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े डैम नेटवर्क हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए एक सेफ्टी चैलेंज बन गया गाइस। ये आंकड़े आप ध्यान में रखिए, 2023 में इंडिया में 1065 डैम 50 से 100 साल पुराने हो चुके हैं। 1065 या 1000 से ऊपर डैम 50 से 100 साल पुराने। 224 डैम तो 100 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। 2023 तक का ये डेटा सामने आ रहा है, ये लिख लो, ये वाला डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डैम जो इंडिपेंडेंस के बाद टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में देखे गए थे। किसने बोला था टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? डैम्स को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर हैं हमारे डैम्स। किसने कहा था ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, देखते हैं किसने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है। आज की डेट में यही डैम जो टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहे जाते थे, अब अपनी डिजाइन लाइफ के एंड के करीब है। और डैम फटना मतलब सोचो कि पूरी की पूरी उसके आसपास जो कॉलोनी बसी हुई है पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। कितना भारी नुकसान होगा, कितनी प्रॉपर्टीज यानी कि एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा, साथ ही साथ लोगों की जिंदगी खत्म हो सकती है। वहां का एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि एक्सपर्ट जो है वो चिंतित है इसी चीज को जो है वो लेकर। अब सुनो कुछ पॉइंट्स लिखो आप। ये डैम कल्लानी डैम 2nd सेंचुरी का है, इंडिया का एक ओल्डेस्ट फंक्शनिंग डैम है कल्लानी डैम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग डैम। कृष्णा गोदावरी, एनीकट्स, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इंडिपेंडेंस के बाद भाखरा नंगल डैम, ये सब डैम जितने भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करो, इसमें जितने भी डैम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, रिहांड, तुंगभद्रा, कोयना, इनको टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डिस्क्राइब किया गया है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। आपके लिए एक टास्क है इन डैम्स और उनकी लोकेशन, ये दोनों आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, डैम का नाम और लोकेशन फटाफट लिखो। 1951-71 के बीच 418 डैम स्टार्ट हुए और 2000 तक 4000 डैम कंप्लीट हो गए। तो हमने डैम बनाने की प्रोसेस बहुत तेज जो है वो रखी थी, बट उसके मेंटेनेंस हम कर नहीं रहे हैं और जिसके कारण से आपदा, डिजास्टर का एक बड़ा रिस्क जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। भाखरा नंगल डैम को मॉडर्न इंडिया का टेंपल जो है वो बोला गया था, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर है नेहरू जी। कृष्णा, गोदावरी, राइट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, टेनीसी वैली मॉडल। डैम्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, रीजनल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए, टूरिज्म के लिए। आज की डेट का चैलेंज सबसे बड़ा हमारे लिए यही है। 2050 तक 4200 डैम 50 साल पुराने जो है वो हो जाएंगे। पता है आपको? ये वाला पॉइंट पहले देखो। 4200 डैम 50 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे 2050 तक।
स्ट्रक्चर उनका जो है वो काफी वीक है, आउटडेटेड उनके डिजाइन है ना। स्पिलवे इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें से परत जो है वो निकलती जा रही है, खराब होता जा रहा है। जैसे घर की दीवार में जो है परत निकलती है फिर क्रैक आना शुरू हो जाता है ना, वैसी स्थिति हो रही है। भाखरा, हीराकुंड, लोअर भवानी, निजाम सागर 20 से 50% स्टोरेज जो है वो उनकी खत्म हो गई है सेडिमेंटेशन के कारण, क्योंकि नीचे जो है वो उसके हमें देखने को मिल रहा है कि जमा होता जा रहा है मलबा वगैरह, मिट्टी वगैरह। जैसे कि ये एक डैम है, इसके नीचे जो है अगर मिट्टी भरती जाएगी कंटिन्यूअसली तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी ना, क्योंकि उस जगह पे तो मिट्टी भर गई है, रेत भर गई है। तो दिस इज द इशू। बहुत कभी बारिश तेज हो रही है, कभी बादल फट जा रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हम लोग को सिक्किम के अंदर जैसे देखने को मिला। ये क्लाइमेट चेंज के इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये स्थिति और ज्यादा खराब कर रहे हैं। मुल्ला पेरियार कोयना डैम सेस्मिक जोन्स में है, अगर कहीं पे अर्थक्वेक आएगा तो ये डैम जो है वो उसमें दरार आएगी और उसके कारण कितने सारे लोगों की मौत हो सकती है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। गवर्नेंस का सबसे बड़ा गैप है, सरकार जो है वो उस पर ध्यान दे नहीं रही है, इग्नोर कर रही है चीजों को, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी लो है। कुछ केस स्टडी देख लो, जैसे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करें 1895, लाइम सुर्खी मोटार से बना है, चूना सुर्खी मोटार से बना है, 100 साल से ज्यादा पुराना ये डैम है भैया, मुल्ला पेरियार डैम। अर्थक्वेक वाले एरिया में लोकेटेड है, सेस्मिक जोन वाले एरिया में। क्रैक्स और सीपेज इसमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का एस्टीमेट है कि इसके कोलैप्स होने पर 35 लाख लोग जो है वो अफेक्ट होंगे, यानी कि अगर ये टूट गया तो 35 लाख लोगों की जान ले लेगा या दिक्कत क्रिएट कर देगा 35 लाख लोगों के लिए। हीराकुड डैम 1957 दुनिया का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, दुनिया का लॉन्गेस्ट मृदा आधारित बांधों में से एक है, विश्व में सबसे, यानी कि लॉन्गेस्ट ही बोलेंगे, सबसे बड़ा ही है, सबसे लंबा है। 1980s तक 25% स्टोरेज जो है वो इसका कम हो गया सिल्टेशन के कारण, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था की रेती वाला मामला। 1982 में नियर ओवर टॉपिंग हुआ, ऑक्सिलरी स्पिलवे बनाना पड़ा, क्योंकि इश्यूज जो है वो लगातार जो है वो उसके होते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो इसका कैपेसिटी, अब देखो नीचे वाला एरिया जो है उसमें सिल्ट भर जाएगा और जितनी उसकी कैपेसिटी उसको पानी रिलीज करेंगे तो ऊपर से पानी जो है वो इसका निकलेगा ही ना, और फिर इन्हीं सब इश्यूज के कारण जो है वो क्रैक्स भी आने लगता है, प्रेशर क्रिएट होने के कारण दरार जो है वो होने लगती है, तो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं है। भाखरा नंगल डैम 23% कैपेसिटी सेडिमेंटेशन से इसकी रिड्यूस हो गई है, इसकी भी सभी की कैपेसिटी सेडिमेंटेशन के कारण रिड्यूस हो रही है। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट सभी में देखने को मिल रहा है, ये आप मेंस में लिख सकते हैं। इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाखरा नंगल डैम 1963। डैम्स के फेलियर्स भी हम लोग को देखने को मिले, ये भी लिखी है। मचचू सेकेंड डैम गुजरात 1979, 2000 लोगों की मौत हो गई थी भैया, उससे ज्यादा लोगों की। तिवारी डैम 2019 डेथ हुई थी, इंस्पेक्शन में कमियां भी अभी भी आई हैं, ग्लोबल एग्जांपल्स भी हैं लीबिया वगैरह के, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखो। अब जो नेक्स्ट आते हैं हम, अब इस चीज पे आते हैं कानून के ऊपर। डैम सेफ्टी एक्ट, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल इंस्पेक्शंस, इमरजेंसी एक्शन प्लान, इनंडेशन मैप्स मैंडेटरी करने की बात की गई। तो ये बेसिकली एक हमारे पास एक कानून है 2021 का जो बोलता है कि प्रॉपर तरीके से निगरानी रखो, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए डैम्स का, बट हो रहा है क्या? कानून बना तो है बट उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इन्होंने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी स्टैब्लिश करी, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी स्टैब्लिश करी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए, कहा कि भाई रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करो, बारिश आने से पहले आने के बाद पूरे डैम की चेकिंग करो, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स बनाओ, राइट, मैप्स तैयार करो, अलार्म सिस्टम जो है वो बोलो, बट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलता है कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप के 3 प्रोजेक्ट थे, 1 2 3, 736 डैम्स कवर करते हैं 19 स्टेट्स के अंदर। वर्ल्ड बैंक और AIIB की फंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये चेक करते हैं कहीं क्रैक तो नहीं है, क्रैक है तो उसको ठीक करो, वॉल्व्स चेक करो, रिप्लेस करो, फिल्ट्रेशन को देखो,
है ना, मॉडर्न सेंसर्स इंस्टॉल करो। 2012 से 2021 तक ड्रिप 1 रिहैबिलिटेट 198 डैम्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। 7 स्टेट में 198 डैम्स को जो है उन्होंने मरम्मत करी, ठीक किया। ऐसी हमारे पास एक सेंट्रल वाटर कमीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि टेक्निकल प्रोटोकॉल जो है वो डैम के मेंटेनेंस के लिए बताता है, और क्या रेमेडीज लेनी है, क्या उपाय करने हैं, उसकी जानकारी देता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। बट यस, पॉलिसी है, प्लान्स है, कानून है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। यही तो वे फॉरवर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसी पर तो हम लोग को काम करना है, फोकस करना है हाई कॉन्सिक्वेंसेस डैम डाउन स्ट्रीमिंग के ऊपर, यानी कि जितने भी डैम है डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन जिनकी ज्यादा है, तो उन पर पहले फोकस करो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, डैम के आसपास अगर आबादी ज्यादा है तो उन डैम पर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये डैम अगर फटता है तो ज्यादा आबादी को जो है वो नुकसान होगा। तो सबसे पहले ज्यादा आबादी वाले डैम पर फोकस करो, फिर धीरे धीरे करके फेज वाइज कम आबादी वाले डैम की तरफ जो है वो जाओ। बट जल्दी इन सब प्रोसेस को फास्ट करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, मेंटेनेंस प्रॉपर करो, प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पर उसकी जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इवन मैं तो बोल रहा हूँ सिटीजन्स को जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना इस चीज के लिए। सिटीजन्स अगर देखते हैं कि अरे डैम सेफ जो है वो नहीं है, तो उनको आवाज उठाना जो है वो जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी जिंदगी को बचाने के लिए स्पेशली। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से काफी सारी चीजें आसान हो सकती है, बट प्रॉब्लम यही है कि लोग उस चीज को कर नहीं रहे, उसको आसान नहीं बना रहे। दिस इज द इशू। ठीक है, नेक्स्ट जियोथर्मल। मणिकर्णिका कोई गया है? मणिकर्णिका कुंड एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। मनाली की तरफ जब जाते हो ना तो रास्ते में जो है वो पड़ता है। यहाँ पे गीजर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, राइट, स्प्रिंग गीजर्स बोलते हैं ना हम लोग। वहां पे गर्म पानी जो है वो आता है, जिससे जो है वो मतलब एक धार्मिक स्थल भी होता है। ऐसे काफी सारे एरियाज हैं। यही तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इससे पावर जो है वो जनरेट होती है। तो रेन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो अक्सर सोलर और विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक और क्लीन एनर्जी का सोर्स है जो अब इंडिया एग्रेसिवली इस पर एक्सप्लोर कर रही है अब, वो है जियोथर्मल एनर्जी। क्या होती है आप सभी को एक आइडिया मैंने दे ही दिया। सोलर और विंड की तरह वेदर डिपेंडेंट नहीं होती है, इसलिए बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जियोथर्मल एक गेम चेंजर बन सकता है। धरती की जो हीट है, राइट, तो उससे ये एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। धरती के अंदर वॉल्केनो है ना, वो गर्म होता है, भाप उससे बनती है, राइट, और उसी स्टीम से जो है वो टरबाइन से जो है वो चलाए जाते हैं और एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। सिंपल है, बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जियोथर्मल एनर्जी जो है एक्जैक्टली क्या होती है। धरती के अंदर की हीट का यूज करके पावर जनरेट करना। धरती के अंदर की हीट जो होती है वो पानी को जो है वो गर्म करती है, उससे स्टीम्स निकलती है, भाप निकलती है, भाप जो है वो टरबाइन चलाती है, टरबाइन चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेस लोड पावर का एडवांटेज होता है, ये 24/7 चल सकता है ना। इंडिया के अंदर कहां पर जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है, तो आप एक काम करो, अलग से लिख लो, है ना, जो बता रहा हूं। इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का, हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट लिख लो, हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट पहला। ये सब हालांकि जीएस में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जीएस पर कमांड रखो। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा लिखो आप रिफ्ट जोन्स। रिफ्ट जोन्स ये गुजरात में एक है जगह जिसका नाम है कैम्बे गार्बिन। कैम्बे CAMBAY, कैम्बे गार्बिन, GAR, ग्रैबिन, ग्रैबिन बोलते हैं, मैं अक्सर स्पेलिंग इसकी गलत कर देता हूं। GRABEN, ग्रैबिन, गार्बिन नहीं, ग्रैबिन। लिखते समय अचानक से याद आ जाता है। ये गुजरात के अंदर है रिफ्ट जोन। और लिख सकते हो अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहां पर भी अच्छा पोटेंशियल है। इवन छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में भी हॉट स्प्रिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है। अरे यार, ये नासिक के पास भी है क्या? मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? कुंड वगैरह जो होते हैं, जहां गर्म पानी के कुंड वगैरह जो रहते हैं। तो इंडिया ने अपना पहला पायलट जियोथर्मल प्रोजेक्ट लद्दाख के पूगा वैली में स्टार्ट किया था।
नेशनल पॉलिसी भी जियो थर्मल एनर्जी की 2025 की हमें देखने को मिल रही है, ये भी लिख लो, नेशनल, सिर्फ इतना लिख लो, नेशनल पॉलिसी ऑन जियो थर्मल एनर्जी। अब ऑब्जेक्टिव आप समझ ही गए हो, सर्च करेंगे हम लोग कि कहां पर किस क्षेत्र में पोटेंशियल है जियो थर्मल एनर्जी का, कहां पर, ये मैंने आपको लिखी, देखो मन्नीकर्णिका हिमाचल प्रदेश, जो मैं आपको बता रहा था ना, हिमालय, ये कैनबे बेसिन, ये वही वाली गुजरात वाली जो मैंने आपको लिखवा दी, महानदी बेसिन भी, अरावली भी है, काफी सारे एरियाज हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहां कहां पर हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। मेटा डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस, अरे मैंने तो अभी वो मेटा का वो यूज किया था, क्या बेहतरीन है यार, वो क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे एक दोस्त के पास है, जैसे चश्मे की तरह उसको आंख में जो है वो लगा लो, बड़ा सा रहता है डिवाइस, और हाथ में जो है वो दो कुछ वो रहते हैं, एक पकड़ने वाला कुछ जो है वो रहता है, भाई इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो कि मजा आ जाता है यूज करके। अगर हाथ में वो पकड़ोगे भी नहीं तो भी उसको आप जो है वो, जैसे है ना हवा में जैसे टाइप कर रहे हो आप, ऐसे टाइप कर सकते हो यूट्यूब को या किसी भी चीज को, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अभी बीच में गया था दोस्त के यहाँ तो मस्त खेला था। मेटा डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस, मेटा का रेबैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस है, पहला मेन स्ट्रीम एआर ग्लासेस है डिस्प्ले का, गूगल ग्लास के बाद। तो लिख लेना, ये पूरे फैक्ट्स लिख लो आप, ये वाले फैक्ट्स लिख लो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसको फोटो भी देख लेना इसकी। स्मार्टफोन ब्लूटूथ और इंटरनेट एक्सेस के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं स्मार्टफोन के। लाइव कैप्शन, ट्रांसलेशन, एआर नेविगेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। माचू पीचू माचू पीचू, तो ये भी लिख लो, माचू पीचू, माचू पिच्चू, माचू पिच्चू, इसकी भी फोटो देख लेना एक बार आप। रॉयल रिट्रीट के तौर पर जो है उसको बनाया गया 15वीं सेंचुरी में, किसके काल में, तो इसका नाम लिख लो आप, पाचाकुती इंका युपांकी पिंग पोंग, है ना, इसका नाम लिख लो आप। 1911 में इसको रीडिस्कवर जो है वो किया गया था, येल प्रोफेसर हिराम बिंगम के द्वारा। साइट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये साइट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, लिख लेना इसके बारे में। और मेंस का एक क्वेश्चन है भैया, यही वो ट्राइब्स वाला हमने डिटेल में डिस्कस किया था ना, उसी का ट्राई करो इसका आंसर देने की, और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करो और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताना अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो। चलो बस आज के लिए इतना ही था, साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।